लगातार हम बात कर रहे हैं उन तमाम जवानों की, उन शहीदों की जो कि जिनकी शहादत हुई है और खुदकुश हमला हुआ था जिसके अंदर हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। आखिर उन खुदकुश हमलों को रोकने के लिए क्या कुछ हमारे प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे उन खुदकुश हमलों को हम रोक सकते हैं, कश्मीर को पूर्ण अमन बनाने के लिए क्या कोशिशें होनी चाहिए, इस पर हम तमाम चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और एक बार फिर से मैं जानना चाहूँगा अमित रैना साहब आपसे कि क्योंकि आपने कश्मीर को बेहद करीब से देखा है और आपने ये भी समझा है कि वहाँ पर जो कश्मीरी यूथ है उनका रुझान किधर होता है। क्या पहले की गवर्नमेंट की ये काफ़ी कमी रही है कि उन्होंने बताया नहीं कि भाई आपको अगर एक हाथ में कुरान लेना है तो दूसरे में कंप्यूटर लेना है, उन्होंने एक हाथ में गीता दी थी तो दूसरा हाथ में लैपटॉप नहीं दिया है। तो क्या सिर्फ एक तरफ मोटिवेट उनको किया गया है, दूसरी तरफ उनका ध्यान ही नहीं दिया गया और इसलिए वो सिर्फ एक जगह से बंद कर रह गए हैं? देखिए, रिंकू साहब जी ने भी बिल्कुल सही कहा कि सियासत एक महत्वपूर्ण चीज़ रही जिसने स्टेट को ख़राब किया जी। कुछ सालों पहले फारूक अब्दुल्ला साहब के टाइम शायद जमाते इस्लामी के स्कूल बैन कर दिए गए जी। आपने स्कूल बैन कर दिए क्योंकि वो रेडिकलाइज कर रहे थे जी। मगर जो उनके टीचर थे आपने उनको सरकारी नौकरी देकर एब्जॉर्ब कर लिया। तो आपने बिल्डिंग तो बंद कर दी मगर जो सोच थी वो आपने इम्पोर्ट कर ली और उनको आपने सरकारी स्कूलों में नौकरी दे दी। तो आपने क्योंकि प्रेशर था सेंटर से, आपने उनको दिखाने के लिए, खुश करने के लिए बैन कर दिया जी। मगर आपने जमाते इस्लामी को खुश करने के लिए, वोट बैंक मेंटेन करने के लिए उनके टीचरों को एम्प्लॉय कर लिया। ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की ऐसी नीतियां रही हैं। अभी पीडीपी का सारा बेस ही जमाते इस्लामी को लेकर है जी। और तो अब जब जमाते इस्लामी बैन हो तो सबसे पहले किसने आवाज उठाई? महबूबा मुफ्ती ने कि आपने क्यों बैन किया। आतंकवादियों को लेकर यासीन मलिक एक कुख्यात आतंकवादी हैं, हिंदुओं के पलायन के सबसे बड़े कारण रहे हैं जी। फौजियों को मारा है, एडमिट किया है उन्होंने टीवी पे कि मैंने एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा है जी। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि न्याय होना चाहिए, आपने फिर कहा कि उस पर जुल्म न करिए। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रही शख्सियत अगर आतंकवादी का फेवर करेंगे तो एक आम जनता को पता ही नहीं चलेगा उसे करना क्या है। दूसरी बात है, कश्मीर जो है, कश्मीर एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। कश्मीर का जो सूफी संत है जी। उसको ऋषि कहा जाता है। कश्मीर में शायद एक ही ऐसी जगह है दुनिया में जहां पे सूफी ऑर्डर को ऋषि ऑर्डर कहा जाता है जी। और उस ऋषि ऑर्डर को आपने प्रमोट नहीं किया। आज आपके मस्जिदों में जो कश्मीरी ट्रेडिशनल मस्जिद थी वो 60% में वहाबी कंट्रोल आ गया है। वहां से मौलवी आपको जिहाद सिखाता है 10 साल, 5 साल, 8 साल के बच्चे को जी। आपका प्रयास नहीं रहा है कि मैं उस मौलवी को रिप्लेस करूं और उस मौलवी को डालूं जो अच्छा से इस्लाम सिखाए, जो अच्छा इस्लाम सिखाए। तो वो प्रयास भी नहीं रहा है क्योंकि ये देखिए डबल टू प्रोंग स्ट्रेटजी है, रहनी ही पड़ेगी। आपको पाकिस्तान से निपटना है मगर आपको अपने अंदरूनी हालात भी संभालने हैं। डी रेडिकलाइजेशन बहुत ही आवश्यकता है इस समय कश्मीर में। और आपको कुछ नहीं करना, आपको जो कश्मीर का असली इस्लाम है वो आपको वापस उजागर करना है, वो वापस लोगों में लाना है। और अगर आप लाते हैं तो कश्मीर की काफी समस्या अपने आप तक हल हो जाएगी। तो ये प्रयास भारत सरकार को, सक्सेसिव गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। कश्मीर के लोगों ने इस साल आपको दिखाया है कि वो चाहते हैं अमन हो जी। जाकिर मूसा के मरने के बाद कश्मीर में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट सरकार ने प्रिकॉशनरी कर्फ्यू लगाया, ज्यादा सिचुएशन कंट्रोल में रहे, लोगों ने हंगामा नहीं किया। तो ये साफ इंडिकेट करता है कि लोग अमन चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं, लोग एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। और इसमें प्रयास सरकार को, पाकिस्तान के अलावा हर चीज आप पाकिस्तान में थोप नहीं सकते, आपको अपना प्रयास करना पड़ेगा। और क्या इसको हम इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि अभी वहां पर किसी पार्टी की वहां पर रूलिंग नहीं है, गवर्नर रूल लगा हुआ है, तो शायद इसी वजह से कम वो जो मैसेज देने की कोशिश की जाती थी हर बार के जो एक जमात के हामी है वो लगातार पत्थरबाजी पर उतर आते थे किसी भी चीज पर। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा जी। पुलवामा अटैक में सिर्फ सीआरपीएफ या आर्मी के जवान नहीं शहीद हुए। पुलवामा इनकाउंटर में जम्मू कश्मीर के पुलिस के ऑफिसर्स भी ये हुए। हजारों जेकेपी के ऑफिसर्स ने शहीदी दी है कश्मीर को भारत में रखने के लिए, कश्मीर के अवाम के भले के लिए जी। कल भी एसएचओ अरशद जी इंजर्ड है, क्रिटिकली इंजर्ड है। हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा जो कश्मीरी भारत के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए अपनी जान दांव पे डाल रहे हैं, हमें उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। जब तक आप अपने लोगों को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, जब तक आप उनको हीरो का स्टेटस नहीं देंगे,
आज जनाजे अगर आतंकवादियों के निकलते हैं जिसमें 10,000 20,000 लोग आते हैं, तो हमारे कश्मीरी फौजियों के, हमारे कश्मीरी पुलिस अफसरों के जनाजों में क्यों नहीं आते लोग? क्यों सरकार प्रयास नहीं करती कि उनके जनाजे हीरोओं की तरह निकलें? कश्मीर की जनता कहे हाँ देखिए, भारत की सरकार हमारे हीरोओं को वही दर्जा देती है जो रेस्ट ऑफ इंडिया के हीरोओं को देती है। तो ये आपको मानसिकता बदलनी पड़ेगी और ये तभी हो सकता है जब आपका प्रयास दिखे। जी, यानी कि उसको ग्राउंड लेवल पर लेकर आना होगा। लेकिन सिवाज साहब, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात ये कही जा रही है कि आपको मेंटालिटी बदलने की जरूरत है, और मेंटालिटी कैसे बदलेगी कि वो हुकूमत को चाहिए था, हुकूमत ने उस वक्त नहीं किया है। अब अगर हम एज ए डिफेंस एक्सपर्ट साहब से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोगों के पास हथियार मुहैया कराए जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास अगर इतने पैसे होते या फिर इतना अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता तो ये इन चीज़ों के अंदर नहीं आते। जाहिर सी बात है कि ये बेरोजगार है और इनको कोई इस तरह से रोजगार देने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप जाकर वहां पर खुदकुश हमला कीजिएगा और आपको ये पैसे मिलेंगे या फिर आपके अहल खाना को इतना पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से चीजें कनेक्टेड जरूर है। बिल्कुल ठीक बोला है। देखो, ये एक मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिस्ट फंडिंग है, ये हुर्रियत के थ्रू आ रहा था पाकिस्तान की डीप स्टेट से, और ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता था। ये जो आपके स्टोन पेल्टर थे प्लस जो जाके फिदाइन अटैक करते थे, उनको पैसा दिया जाता था। एक प्रकार से एक पूरा माहौल ऐसा क्रिएट किया गया था कि भाई एक ये जो प्रॉब्लम थी ना, प्रॉब्लम जो कश्मीर के अंदर, ये एक प्रकार पाकिस्तान ने बड़े सेंसिबली किया कि हुर्रियत का इस्तेमाल, कहीं ना कहीं ये जो पैसा हवाला और ड्रग से पैसा आया, इससे पूरा समाज उन्होंने बर्बाद कर दिया। इसको अभी आपने संभालना है। एक बड़ी अच्छी बात है कि आज आपका गवर्नर रूल है, और वो गवर्नर रूल वही करेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है। तो आप इसको साफ करें, आप डी रेडिकलाइज करें। एक आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इलेक्शन की। इलेक्शन का क्या फायदा इलेक्शन में 5% या 10% वोट होती है? इलेक्शन तो तभी फायदा है जबकि डेमोक्रेटिकली जिस प्रकार से भारत के दूसरे हिस्से में लोग आके हिस्सा लें, तभी फायदा है। तो इसलिए आज की तारीख में ये नहीं सोचना चाहिए अगले 6 महीने में हमने इलेक्शन कराना है। आपने ये सोचना चाहिए किस प्रकार से आप डी रेडिकलाइज करें, किस प्रकार से आपको यूथ को दोबारा लेके आए, किस प्रकार से हुर्रियत को आप आइसोलेट कर दें, किस प्रकार से आप हवाला मनी और ये ड्रग की और ये टेररिस्ट फंडिंग जो आ रही है डीप स्टेट पाकिस्तान से, उसको बंद करें। जब तक ये नहीं होगा तब तक इस समाज का कल्याण नहीं होगा। दूसरी बात यह है, आप गवर्नेंस ठीक करें, आप एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करें, आप इनको जॉब दें जो यूथ है। जब आप ये सारी चीजें देखेंगे तो लोग क्यों जा रहे हैं टेररिस्ट बनने, क्यों साउथ कश्मीर में एक प्रकार से रेडिकलाइजेशन हो रही। जो बात आई कि जब जनाजा निकलता है एक प्रकार से टेररिस्ट का, तो वहां पर लोग हथियार चलाते हैं, वो रोमांटिसाइज कर दिया आपने एक टेररिज्म। वहां पर आप 10-20 बच्चे टेररिस्ट बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप क्यों अलाउ कर रहे हैं? क्यों नहीं जो पुलिस में का बंदा जो देश के लिए शहीद होता है उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दें? तो एक प्रकार से सारा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इलेक्शन करने की। आपके पास टाइम है, आप एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करें, गवर्नेंस करें, लोगों को बताएं कि जब दूसरा देश का अपना हिस्सा है कहीं भी, डेमोक्रेसी उसको बोलते हैं जब लोग रोड पे आए किसके लिए? पानी, बिजली और रोड के लिए। जब लोग वहां आना स्टार्ट करें और एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशर में डालें, तब दिखता है कि डेमोक्रेसी है। इसलिए अब चाहिए कि ये जो गवर्नर रूल है, आप एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करें, आप स्कूल के अंदर चलाएं, आप स्कूल के अंदर डी रेडिकलाइजेशन करें, आप अच्छे मौलवी लाएं और अच्छा इस्लाम सिखाएं, जो कि इस्लाम पूरे जाना जाता है एक बहुत अच्छा धर्म है। वो सिखाता है कि सबके साथ किस प्रकार से हर धर्म के वासी, जो सूफी और आपकी कश्मीरियत जो आज 1990 से पहले थी, उसको लाएं और ला सकते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज को आइसोलेट करें जो कि सॉफ्ट मिलिटेंसी का फायदा उठा रहे थे, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो एनसी है, चाहे वो अपना यशीन मलिक है। इन्होंने बहुत टाइम तक आपको एक्सप्लॉइट किया है। ठीक है, मानते हैं कि भाई उन हालात में उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, मगर अब टाइम आ गया है हम एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलाइज कराएं, डी रेडिकलाइजेशन कराएं, गवर्नेंस के ऊपर विश्वास दिलाएं, और उसके बाद हम जॉब क्रिएट कराएं। क्यों यूथ जा रहे हैं जो इस टेररिज्म के लिए, उस चीज को बंद कराएं, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग को खत्म करें, हुर्रियत वालों को आप जेल में डाल के उनके ऊपर एक्शन लें अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। और दूसरा बात, ऑल आउट ऑपरेशन पूरा जोर से रखें, लाइन ऑफ कंट्रोल पे
काउंटर इन्फिल्ट्रेशन जो ग्रेड है उसको स्ट्रॉन्ग रखें, पाकिस्तान से जो हुर्रियत जो आपके लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट आ रहे हैं उनका खात्मा करें, और जो बचे हुए टेररिस्ट हैं कश्मीर वैली में जिस प्रकार से ऑल आउट ऑपरेशन में 110 टेररिस्ट मार दिए लास्ट 5 साल में, वो पूरे हिसाब से चलते रहना चाहिए और आने वाले टाइम में लोगों को आप एक अच्छा साफ सुथरी एडमिनिस्ट्रेशन दे। जी, बहुत अच्छी आपने बात कही है। वाकई में उम्मीद करते हैं कि अभी जिस तरह से गवर्नर रूल चल रहा है, गवर्नर रूल के अंदर ही ये सारे के सारी जो परेशानियां हैं उनको खत्म कर दिया जाए, ताकि आने वाले वक्त में जब भी इंतखाबात हो तो वो फेयर इलेक्शन हो, लोगों को बिल्कुल भी खौफ ना हो और वो जल्द से जल्द अपनी इसके अंदर हिस्सा ले। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मसले पर बातचीत करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान के जो अवाम है वो लगातार हिंदुस्तान के सैनिकों के साथ है, शहीदों के साथ है और हमेशा उनको सलाम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी तमाम मेहमानों का। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो कश्मीर है उसके अंदर तमाम मसाइल है वो सब हट जाएंगे और एक बार फिर से वहां पर अमन होगा, सुकून होगा, चैन होगा। अनंतनाग में किए गए फिदायीन हमले के खिलाफ जम्मू में वेस्ट असेंबली मूवमेंट और डोगरा फ्रंट की जानिब से एहतजाज किया गया और इस दौरान जम्मू के मकामी लोगों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नाराजगी का इजहार किया। अलगाववादी आतंकवादियों के जो पुतले जलाए हैं, ये कल फिर अनंतनाग में जो सीआरपीएफ जवान शहीद हुए वो भारत के ऊपर पाकिस्तान का एक और हमला था, क्योंकि जिन्होंने वो हमला किया वो दोनों पाकिस्तानी थे, तालिबानी थे, हिजबुल के वो थे। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमला अनंतनाग में हुआ, ये उन आतंकवादियों ने दिखाया कि वह अभी भी अनंतनाग में अमरनाथ की यात्रा के ऊपर हमला कर सकते हैं। रियासत में प्रेसिडेंट रूल की मियाद 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है और उम्मीद जताई जा रही थी कि अमरनाथ यात्रा के बाद रियासत में असेंबली इंतखाबात का ऐलान हो सकता है, लेकिन उसके पहले ही वजीर आजम की सदारत में मुनाकिद हुए काबीना के इजलास में रियासत में सदर राज 6 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस पर रियासत की सियासी पार्टियों में मायूसी छा गई है और इसी वजह से हमने कहा था, मुतालबा किया था सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, जब वो आए थे यहाँ हमारी रियासत में, कि एक साथ चुनाव कराए जाए असेंबली के पार्लियामेंट्री चुनाव के साथ, ताकि ये जो तातुल है, अनसर्टनिटी है, इससे बाहर निकल आए हमारे लोग, हमारी रियासत। लेकिन उन्होंने सुना नहीं। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला है कि अगर कहीं पर भी असेंबली डिसॉल्व की जाए, 6 महीने के उर्से के अंदर चुनाव कराने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन और पार्लियामेंट में भी जब इस सवाल पर बहस हुई, जब पहली बार प्रेसिडेंशियल रूल नाफिज हुआ और मोशन को पेश किया गया पार्लियामेंट के अंदर, तो उस वक्त के होम मिनिस्टर, साबिका सरकार के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने यकीन दिलाया पार्लियामेंट को, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के चेयरमैन शाह फैसल ने जी सलाम से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि रियासत में इंतखाबात की खुशबू आने लगी है। साथ ही जेके बैंक को लेकर हो रही कार्रवाइयों को उन्होंने जरूरी बताया। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया की कार्रवाई को सही ठहराया। सदारती मुद्दतकार में तौसी के बाद काफ़ी सारे मामला हैं जम्मू कश्मीर, जिनको बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाह फैसल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मजीद 6 महीने अब सदारती राज होगा, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत टाइम से स्पेकुलेशन चल रही थी कि प्रेसिडेंशियल रूल जो है यहाँ पे वो एक्सटेंड हो जाएगा। काफ़ी डिस्कशंस चले इलेक्शन कमीशन के साथ। इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी भी थी उन्होंने यहाँ फीडबैक भी लिया और बाद में वो दिल्ली वापस चले गए। देखिए, हमने, मुझे लगता है, एक बड़ा ही डिफरेंट स्टैंड लिया इस वाली इशू पे। हमने खैर मकदम किया इस क्लीन अप प्रोसेस का, बिकॉज आप कहते हैं कि आरबीआई की तरफ से ये शोर मचा। मैं कहता हूँ पूरे कश्मीर की, पूरे जम्मू की आवाम की तरफ से बहुत दिनों से शोर मच रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक में जो मामलात हैं वो सही नहीं चल रहे हैं। ख़ासकर बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की, लोन रीसेटलमेंट्स की जो बातें चल रही थी, उस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंगर था। इसीलिए जब आपने देखा कि जब गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया, कुछ आवाज़ें भी उठी कि शायद इस बैंक को एक ख़ास साजिश के तहत ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जब लोगों के सामने फैक्ट्स आए तो लोगों ने अप्रिशिएट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाह फैसल बात कर रहे थे आज के इस खास प्रोग्राम में।
और साफ इशारा है कि आने वाले दिनों में जो तैयारियां हैं उन्हें हतमी शक्ल देने की कोशिश जारी है। थर्ड फ्रंट या कोई भी फ्रंट हो, अगर ख्यालात मिल रहे हो, लाइक माइंडेड लोग हों, तो इकट्ठा चलने में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक पर जो इस वक्त कार्रवाई की गई है, इसका भरपूर तरीके से दिफा करते हुए डॉक्टर शाह फैसल ने कहा कि ये बहुत पहले किया जाना चाहिए। गोल्फ कोर्स में आप पैसा खर्च करेंगे लेकिन अस्पतालों की हालत उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, लिहाजा उन्होंने इस चीज़ का भी खैर मकदम किया। अब देखना यह होगा कुल मिलाकर रियासत की जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल में डॉक्टर शाह फैसल और कितने लीडरान को साथ लेकर अपनी पार्टी का जो एक बुनियादी रियासत जम्मू कश्मीर में एक डेब्यू हुआ था उसको कामयाबी से हम किनार करा सकते हैं। फारूक वानी के साथ जमुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। गुलमर्ग के टूरिस्ट रिजॉर्ट में वाक़े होटल ग्रीन पार्क में अचानक से आग लग गई और इससे अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत यह रही कि आग की वजह से किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। जो फोर्सेस हैं ये अपने ड्यूटियों के अलावा जो हमारे इंसानियत और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े जो काम है वो भी हम करते हैं। तो अकॉर्डिंगली उसी टाइम हम वहाँ से निकले और सीधा हमने फायर सर्विस को भी वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया। तो जो ही हम वहाँ पे पहुँचे तो आग काफ़ी बढ़ गई थी ऊपर वाली स्टोरी में, तो फायर सर्विस भी यहाँ पे टाइम पे पहुँच गई थी और साथ में आर्मी का भी काफ़ी हेल्प मिला। तो सब मिला के हमने इसको फिर जो यहाँ पे आग जो लगी थी उसको नीचे वाली स्टोरी में हमने इसको जाने नहीं दिया, तो आग यहाँ पे बुझ गई। तो इसमें ये एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि कोई सिविल इसमें किसी जानी नुकसान का कोई वो नहीं था। कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और तूफान की वजह से हालात खराब है। तंगमर्ग के कई इलाकों में भी ब्रिज के बह जाने और टूट जाने की बात सामने आ रही है, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। फिरोजपुरा इलाके में पीने के पानी की किल्लत बताई जा रही है। कुदरती आफत आ गई तो एक साइड से पुल बह गया, इसमें सब जो फीलिंग थी वो बाहर निकल गई। क्योंकि ये बहुत सी आबादी पर मुश्तमिल है, कम से कम 20,000 लोग यहाँ पर हैं। यहाँ से बुदरकूट भी आते हैं, वो जाते हैं, बाड़ी खोड़ होता है, वो दारकची होता है, फिरोजपुरा यहाँ से जो हमारे माल मवेशी वो इस वक्त फंसे हुए हैं, यहाँ से द्रंग से भी फंसे हुए हैं, सारा माल मवेशी हमें वहाँ से कल से हम परेशान। हमारी डिमांड थी कि हमें यहाँ पर एक फुट ब्रिज मिले, बहुत टाइम के बाद हमें मिला है। मोहम्मद अब्बास वानी की वसादत से, एमएलए मोहम्मद अब्बास वानी की वसादत से हमारी आधी बस्ती वहाँ आधी यहाँ है। अब कुदरत के आफात की वजह से ये ढह गया है। हम अब गवर्नमेंट से अपील करते हैं हमें इसमें मदद करे। हमारा जो नाला है ये पूरा कट हो चुका है, जो ये ब्रिज है ब्रिज पानी से बह गया है। इसमें जो नरेगा के थ्रू जो काम हुआ था बहुत ही बढ़िया हुआ था, कोई इसमें हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमें यही रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट से, हमारा यही रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से, एज सून एज पॉसिबल इसका एक्शन लिया जाए और इसमें हंगामी तौर पे इसका काम शुरू किया जाए। उधर जम्मू के आरएसपुरा के स्लेट गांव में बिजली की कटौती को लेकर इलाकाई लोगों में नाराजगी है, जिससे उन्होंने इजहार भी किया है। लोगों की माने तो इलाके में बिजली की खपत ज्यादा है और जरूरत के मुताबिक यहां पर 10 मेगावाट के ट्रांसफार्मर लगाए जाने चाहिए थे, लेकिन इंतजामिया की जानिब से सिर्फ 2.5 मेगावाट के ही ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, जिससे ओवरलोडिंग की परेशानी होती है और आए दिन बिजली चली जाती है। आज हमने स्लेट पावर स्टेशन के अंदर ये प्रोटेस्ट इसलिए किया है कि काफ़ी देर से 30 साल से पुराना ये पावर स्टेशन है और जहाँ की डिमांड जो है बिजली की बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन डिपार्टमेंट ने हमारे साथ ये वादा किया था कि इस साल जो है जहाँ 10 MVA का जो ट्रांसफार्मर लगा देंगे, लेकिन डिपार्टमेंट ने अभी तक नहीं लगाया। आज हमारे दोनों सरपंच और लोगों ने बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होकर के यहाँ प्रोटेस्ट किया है और गवर्नर महोदय से हमारी ये अपील है कि हमारी मांग को पूरा किया जाए और पूरे इलाके की जो डिमांड है वो पूरी हो सकती है। चलिए बढ़ते आगे। पुंछ जिले के मंडी तहसील हेडक्वार्टर्स पर कसीर तादाद में रहबर तालीम अंडर ग्रेजुएट असातिज़ा ने अपनी मांगों को लेकर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन की रहनुमाई कर रहे जिला रहबर तालीम टीचर फोरम के सदर हमीद नवाज और आबिद राठौड़ ने इल्ज़ाम लगाया है कि अंडर ग्रेजुएट टीचर्स को पिछले साल नवंबर से ही तनख्वाह नहीं दी गई है और न ही उनके मुस्तकिल करने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। ये आपने देखा होगा कि ग्रेजुएट जो टीचर्स थे
एसएसए में थे उनको जो ऑर्डर हैं वो मिल चुके हैं। तकरीबन 95% टीचरों को जो है वो ग्रेड 2 के ऑर्डर मिल चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो अंडर ग्रेजुएट टीचर हैं ये आज तक विदाउट पे हैं। नवंबर के बाद इनकी पे भी नहीं रिलीज़ हुई है और ना ही गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा कोई ऑर्डर निकाला है कि जिसमें ऑर्डर हो के इनकी जो फाइल्स हैं उनको भी लिया जाए और इनको भी अंडर ग्रेजुएट को स्टेट बजट में लिया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आज तक कोई ऑर्डर नहीं निकला है। हमारी रहबर तालीम असातिज़ा फोरम इस चीज़ को किसी भी शक्ल में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारे एक ही स्कूल में 2 असातिज़ा काम करने वालों में से एक को ऑर्डर मिला है, एक को सैलरी कंटिन्यू मिले और दूसरा जो है वो ग्रेड 2 के ऑर्डर से भी महरूम हो और साथ साथ में ईद के मौके पर भी उसको सैलरी नहीं दी गई। इस चीज़ को हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर श्रीनगर में गुज़िश्ता 35 दिनों से कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स अपनी मांगों को लेकर एहतजाज कर रहे हैं और इस दौरान एहतजाज कर रहे गुलजार अहमद खान को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई है, जिससे टीचर्स गमज़दा नजर आए। एहतजाज कर रहे हैं टीचर्स की माने तो गवर्नर इंतजामिया उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, जबकि उनके एक साथी की जान चली गई है। 5th डे है प्रोटेस्ट का खाली इसी बात के लिए कि हमारी कंटिन्यूशन हो जाए 2006 की तरफ पे। और बदकिस्मती के साथ आज हम यहाँ पे वो दिन मना रहे हैं कि कल तक जो लड़का हमारे साथ था हमारे सफ़ों में उसकी डेथ हो गई, कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसको, यानी कि हार्ट अटैक हुआ उसको, बट ड्यू टू डिप्रेशन। क्योंकि जब उसको 32 दिन तक वो नहीं हुई, जब उसको 32 दिन तक उसकी कंटिन्यूशन नहीं हुई तो उसके जो हालात थे थोड़े से बिगड़ गए और वो इस दुनिया से ज़्यादा है। अब खबर है रामबन से, जहां पर डीडीसी शौकत एजाज भट्ट ने संगलदान के दूर दराज के इलाकों में वाक़े ब्लॉक और पंचायतों का दौरा किया और इस दौरान यहां पर उन्होंने हुकूमत की जानिब से कराए जा रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संगलदान, थातरका, चचवा और कई इलाकों के लोगों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की। डीडीसी ने ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि लोगों को पेश आ रही परेशानियों को, दुश्वारियों को दूर करने के लिए फौरी तौर पर कदम उठाए जाएं। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दमहाल, हाजीपुरा और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस के इश्तराक से एक रोज़ा बेदारी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुलगाम के वकला और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के अमला के साथ स्कूल से वाबस्ता सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। इस तकरीब में बुजुर्गों के हुकूक और इज्जत और एहतराम के तई लोगों को बेदार किया गया। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट राजौरी ने डांगरी गांव में एक दिन का पैर और मुंह डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम और बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया, जहां महकमा के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन बेग ने फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में तफसील से लोगों को बीमारी की जानकारी दी और मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों के तहत महकमा की तरफ से किए गए वैक्सीनेशन कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में भी बताया। वहीं जानवरों में इस तरह की फैली हुई बीमारी और उनकी रोकथाम के लिए जगह जगह पर इस तरह के बेदारी कैंप लगाने का भरोसा दिया है ताकि गांव वाले इसका फ़ायदा उठा सके। हमारा यही है डिपार्टमेंट का कि हम लोगों से जुड़ जाएं, जो बीच में वो कम्युनिकेशन गैप डिपार्टमेंट या लोगों से फार्मर के साथ उसको हम फिर से रिलिंक कर रहे हैं कि ताकि हम उनसे जुड़ जाएं, उनकी समस्या देख के उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं जो हम तक हो सकेगा वो हम उनकी ऑन स्पॉट, जैसे यहाँ पर इनकी बीएस की एक पोस्ट की ज़रूरत थी तो हमने ऑन स्पॉट ही उनका वो एक हमारे डॉक्टर साहब आए हैं ज्वाइन किया, तो अगले 1-2 दिनों में इनकी ये प्रॉब्लम यहाँ दूर है। साल 2011 में कायम किए गए रामबन के डिग्री क्लासेस अब भी किराए के कमरों में चलाए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स की अगर माने तो कॉलेज में सिर्फ 2 ही कमरे हैं, बाकी के क्लासेस किराए के मकान में जैसे तैसे चलाई जा रही है, जिससे बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वाज़ेह हो कि डिग्री कॉलेज को कायम हुए 9 साल गुजर चुके हैं और अभी तक इसकी इमारत तैयार नहीं हुई है। पुंछ में रियासती हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए 2 फेज में म्यूनसिपैलिटी हॉल में हज ट्रेनिंग का प्रोग्राम का मुनाकिद किया गया है और ये ट्रेनिंग हज कमेटी ऑफ इंडिया और रियासती हज कमेटी ऑफ जम्मू कश्मीर के इश्तराक से मुनाकिद की गई। हालांकि ये प्रोग्राम ट्रेनिंग कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, जिसमें पुंछ ज़िले के आज़मीन हज शामिल हुए और इस ट्रेनिंग में 222 आज़मीन हज शामिल हुए। इस दौरान 153 मर्द और 69 ख़वातीन शामिल हुई, जिसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया और रियासती हज कमेटी के नुमाइंदों ने ट्रेनिंग दी। आज़मीन हज को अमली ट्रेनिंग दी गई है और हज की तफसीलात बताई गई है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुंछ राहुल यादव ने आज़मीन हज के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की और साथ ही एडीसी
मालिक ज़दा शिराजुल हक ने आज़मीन हज के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए बाहिफाज सफ़र की दुआएं की। अनंतनाग में भी हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और इस दौरान आज़मीन हज को हज के सफ़र के दौरान ज़रूरी सामान के साथ रखने और सफ़र के दौरान काम आने वाली हर तरह की जानकारी दी गई। इस ट्रेनिंग में मैंने शिरकत की जो हज कमेटी की तरफ से दी जा रही है। मुझे बहुत बड़ी इत्मीनान बख्श ट्रेनिंग दे रही है। हर एक मसले के मुताबिक ये वाकफ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में असल एनालिसिस जो हमारे सामने है वही कर सकते हैं कि उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हम जो है हमने कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ी है। हम हर एक मनासिक के बारे में, लॉजिस्टिक के बारे में और हर एक जो भी मसाइल वहाँ पेश आते हैं इनको हम जानकारी देते हैं ताकि हमारे हुज्जाज किराम जो है उनको वहाँ बहुत कम परेशानियाँ या कुछ परेशानियाँ ना हो। और फिलहाल के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही।